नमस्कार एमपी, हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी। दर्शकों, अगर हमारे जीवन में ऐसे समय की बात करें जब हमें किसी चीज़ की फिक्र नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी, हमारे पास कोई जिम्मेदारी भी नहीं थी, काम क्या होता था, थोड़ी सी पढ़ाई करनी है और बाकी बहुत सारा खेल कूद करना है। अधिकतर ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस प्रकार का बचपन जिया है और इस बचपन को हम सभी याद करते हैं, लेकिन ये सभी के साथ नहीं है। अगर हम कुछ ऐसे लोगों से मिलें तो हमें लगता है कि सबका बचपन जो है इस प्रकार से नहीं बीता है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों ने बचपन से ही काम करना शुरू कर दिया। इस बारे में हम बहुत सारी बात करेंगे, लेकिन हम सभी सौभाग्यशाली है कि हम आज की तिथि देख पा रहे हैं। तो आइए नमस्कार एमपी में हम आपको भी आज की तिथि बता देते हैं। शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की आज की तिथि के साथ। विक्रम संवत 2080 आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष नवमी तिथि, दिनांक है 12 जून 2023 और दिन है सोमवार का। ये तो बात हो गई आज की तिथि की, लेकिन अगर हम बचपन की बात कर रहे हैं, ऐसे में पुराने दिनों की बात कर रहे हैं, तो आज 12 जून को इतिहास में क्या क्या घटा इस पर भी हम नज़र डाल लेते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या कहता है आज का इतिहास। जी हाँ, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हुआ आज के दिन। न्यू एम्स्टर्डम कानूनी तौर पर सन 1665 में ब्रिटेन का हिस्सा बना और यॉर्क के ड्यूक के नाम पर इसका नाम न्यूयॉर्क रखा गया। इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े ट्विन जेट विमान बोइंग 777 ने साल 1994 में पहली उड़ान भरी। इसके अलावा 12 जून को सन 2002 में 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाने की शुरुआत हुई। जी हाँ, आज के ही दिन हुई थी। इसके अलावा संस्कृत के विद्वान और महान दार्शनिक गोपीनाथ कविराज का निधन सन 1976 में आज ही के दिन यानी 12 जून को हुआ था। ये तो हमने नज़र डाली आज के इतिहास पर, लेकिन जैसा कि आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में आज का दिन मंगलमय हो, इसके लिए आप हमारा कार्यक्रम तो देख ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आज का विचार क्या कहता है, क्योंकि जो विचार होते हैं वो हमारे भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए नज़र डालते हैं आज के विचार पर। जी हाँ, तो आशा उत्साह की जननी है, आशा में तेज है, बल है, जीवन है, आशा ही संसार की संचालक शक्ति है। ये कहना था मुंशी प्रेमचंद का। जी हाँ, तो कितनी अच्छी बात कही गई है। अब अगर आपको कोई काम करना है, ऐसे में एक आशा का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे में हमारे अंदर उत्साह आ जाता है, उमंग पैदा हो जाती है, और जो काम में हमें मन नहीं लग रहा है, लेकिन थोड़ा जब उत्साह आ जाता है तो ऐसे में हम मोटिवेटेड हो जाते हैं और कार्य को आगे करते जाते हैं और हमारे काम बनते जाते हैं। काम तो हमारे बनते जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे समाज को लेकर भी काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ हैं, और अगर विश्व की बात करें तो भी हमारी बहुत सारी जिम्मेदारी हैं और कुछ दिवस भी मनाए जाते हैं। जैसा कि आज के इतिहास पर हमने नज़र डाली, इसी पर आज का जो हमारी चर्चा है वो रहेगी। जी हाँ, आज हम सभी मना रहे हैं विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, और इस पर विषय पर हम चर्चा करेंगे। आप भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस विषय पे आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज़ में इनवाइट किया है भागचंद्र उइके जी को, जो कि अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग भोपाल से, जो कि कैबिनेट मंत्री स्तर प्राप्त है इनको। इसके साथ ही हमारे साथ कार्यक्रम में आज मौजूद हैं एस दीक्षित जी, जो कि उप श्रम आयुक्त हैं मध्य प्रदेश शासन में। जी, तो आज हमने आपको बता दिया है कि हमारे साथ एक्सपर्ट्स कौन कौन हैं, लेकिन आज के विषय से संबंधित आपके मन में कोई भी सवाल हो, जिज्ञासा हो, जो कि आप जानना चाहते हैं, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो हमारे टेलीफोन नंबर हैं आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे, आप जल्दी से उन्हें नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 0755-266-0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। ये नंबर आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए, जिससे आप हमें फ़ोन कॉल कर सकें और आपका जो भी प्रश्न है वो आप हमसे पूछ सकें। लेकिन उससे पहले आज जो हमारा विषय है बाल श्रमिकों को लेकर, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं। पहला प्रश्न तो मेरा भागचंद्र उइके जी आपसे ही रहेगा जी, क्योंकि हम श्रमिकों की बात कर रहे हैं। ऐसे में जो आपके आयोग का गठन है वो हाल फिलहाल में ही किया गया है, तो आखिर इसके गठन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस
आयोग के गठन के लिए 2020 में जो हमारे जो महामारी फैली हुई थी उसमें हमारे मध्य प्रदेश के सड़क मार्ग से बहुत सारे मजदूर वापस लौट रहे थे जी। हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने ये एहसास किया और उनके मन में ये संवेदना जागी कि ये मजदूर प्रवासी मजदूर हैं और इन्हें इनकी जो है गिनती कराना चाहिए और उन्होंने इस बात का निश्चय किया और प्रवासी आयोग का गठन किया और उनका गिनती प्रारंभ की। जी, इसके साथ ही बाल श्रमिकों की हम बात कर रहे हैं तो एस एस दीक्षित जी आपसे जानना चाहेंगे परिभाषा, ऐसी परिभाषा जो कि हमारे दर्शकों को भी समझ में आ जाए, किसे कहा जाता है बाल श्रमिक? देखिए, सामान्य तौर पर 14 साल से कम उम्र के सारे बच्चे जो कहीं काम करते हों, किसी भी उद्योग में, किसी भी ऑक्यूपेशन में, वो चाइल्ड लेबर या बाल श्रम की परिभाषा में आते हैं जी। इसके साथ ही जो नया ये संशोधन हुआ है बाल श्रम अधिनियम में 2017 में, उसमें एक चीज़ और उसमें जोड़ी गई है कि 14 साल से कम अथवा राइट टू एजुकेशन के तहत जो परिभाषा तय की जाए, दोनों में से जो कम होगा वो बाल श्रमिक के डिफिनेशन में आएगा। जी, ये तो डेफिनेशन की बात हो गई, लेकिन अगर जितने भी हमें बाल श्रमिक दिख रहे हैं, अगर हम किसी से मुलाकात करते हैं तो क्या सभी उस श्रेणी में आते हैं या फिर कुछ ऐसा है कि वो काम कर सकते हैं, उन्हें इसकी अनुमति मिल जाती है कार्य करने की? देखिए, 2017 में जो संशोधन हुआ है एक्ट में, उसमें बड़ा स्पष्ट है 14 साल से कम उम्र का कोई भी बालक किसी भी संस्था में, किसी भी उद्योग में, किसी भी ऑक्यूपेशन में या किसी भी प्रक्रिया में काम नहीं कर सकता। उसको इतनी छूट है कि वो अपने माँ बाप के साथ घर में जी। अगर उसका कोई पुश्तैनी काम है तो अपने माँ बाप के साथ वो काम कर सकता है, बशर्ते कि वो दिन में स्कूल जाता हो, साथ में शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक माँ बाप के साथ भी काम नहीं कर सकता। तो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को, चाहे वो खतरनाक हो चाहे गैर खतरनाक हो, कोई भी प्रक्रिया हो, वहाँ 100% काम करने की मनाही है, प्रतिबंध है। 14 से 18 साल एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, ये संशोधन में जो नया संशोधन हुआ 2017 में, पहले एक्चुअल जो 1986 का जो एक्ट था उसमें कुमार श्रम शब्द नहीं था, कुमार श्रम शब्द बाद में जोड़ा गया संशोधन में। कुमार श्रम से यहाँ मतलब है 14 साल से ज़्यादा और 18 साल से कम एज का कोई यदि बालक है उसे हम कुमार श्रम के डिफिनेशन में मानते हैं। यहाँ भी एक्ट ने बड़ा स्पष्ट किया है कि कुमार श्रम वर्कर जो है वो भी किसी हैजर्डस उद्योग में काम नहीं कर सकता। हैजर्डस उद्योग में उसको मनाही है, जो नॉन हैजर्डस उद्योग संस्थाएं हैं या प्रक्रिया वहाँ काम कर सकता है, लेकिन उसमें भी कंडीशन है। रात में काम नहीं कर सकता है, 5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता है, ये सारी व्यवस्था है। लेकिन नॉन हैजार्डस में, हैजार्डस में तो चाहे वो 14 साल से कम एज का हो, चाहे 18 साल तक का कुमार श्रमिक हो, सभी के लिए प्रतिबंध है। जी, वही की जी, जैसा कि आपके प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन किया गया है, तो ऐसे में क्या ये आयोग जो बाल श्रमिक होते हैं उनको भी देखता है? हाँ, जैसे हमारे जो श्रमिक मध्य प्रदेश से बाहर काम की तलाश में जाते हैं तो उनके साथ में उनके बच्चे भी जाते हैं जी। अगर वे बच्चे भी वो काम में लगे रहते हैं, माता पिता तो लगे ही रहते हैं जी। और वो बच्चे भी काम में लग जाते हैं, तो ये आयोग उन पर भी निगरानी रखता है। बिल्कुल, अधिकारों की भी बात चल रही है, जैसा कि आपने बताया कि कौन कार्य कर सकता है, कब कार्य नहीं कर सकते हैं बच्चे, तो ऐसे में दीक्षित जी क्या क्या अधिकार अगर हम बात करें बच्चों को प्राप्त है? देखिए, अधिकार की जहाँ तक बात है, सबसे बड़ी बात है जीने का अधिकार, स्वतंत्र रहने का अधिकार, स्वतंत्र रूप से सोचने का अधिकार जी। ये सारे बाल अधिकार के डिफिनेशन में आते हैं। मैंने पहले आपको बताया है जी। कि कोई भी वर्कर अपने मर्जी के खिलाफ, कोई भी चाइल्ड लेबर अगर अपने मर्जी के खिलाफ काम करता है
तो वो उसके अधिकारों का हनन होता है। जी। सेक्शन 24 कॉन्स्टिट्यूशन में भी बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी बाल श्रम से हम काम नहीं करा सकते। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसमें भी बाल श्रमिक से काम नहीं कराए जाने का उल्लेख किया गया है, और यह भी उल्लेख है कि समय समय पर सरकार उस पर कानून बनाए जी। ताकि बाल श्रमिकों का संरक्षण हो सके, उनका जो मौलिक अधिकार है उससे उनको वंचित नहीं किया जा सके। सबसे बड़ा मौलिक अधिकार है शिक्षा का अधिकार। और आपको जानकारी में है कि 2008 में राइट टू एजुकेशन शुरू हुआ है, जिसके तहत कोई भी 6 साल से 14 साल का जो बच्चा है, चाहे वो स्ट्रीट चिल्ड्रन हो या कोई भी लड़का हो, उसको राइट टू एजुकेशन में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था गवर्नमेंट ने किया हुआ है। और जब राइट टू एजुकेशन की बात आती है जी। तो वो सारे बच्चे जो 6 से 14 साल के एज ग्रुप में के हैं, उन्हें सरकार फ्री में निःशुल्क शिक्षा दे रही है। अब फील्ड में थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस के चलते बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जी। जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, लेकिन हमारी जवाबदारी है, हम सबकी जवाबदारी है बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, चाहे वो हम अमीर हो, चाहे गरीब हो, या खेतों में काम करते हो, कहीं भी काम करते हो, हम अपने बच्चों को स्कूल भेजें, उनके बचपन से खिलवाड़ नहीं करें। ये माँ बाप के साथ साथ ये समाज की भी जवाबदारी है। बिल्कुल। तो जो बड़ों को अधिकार प्राप्त हैं, ऐसे ही बच्चों को भी अधिकार मिले हुए हैं। और श्रमिकों की विशेष तौर पर आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे उनका ध्यान रखा जाए, क्या हमारी भागीदारी है बाल श्रमिकों के प्रति, कि ये जो बच्चे कार्य करते हैं वो इसमें बढ़ावा बिल्कुल ना आए। इसी के साथ कार्यक्रम में हमारे साथ फ़ोन कॉल पर जुड़ गए हैं नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। जी सर, आज जैसा कि हम बाल श्रम निषेध दिवस मना रहे हैं, तो ऐसे में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। आपकी क्या राय है इसको लेकर, आप कैसे देखते हैं? देखिए, बचपन होता है शिक्षा अर्जन के लिए। कई बार परिस्थितियां इस प्रकार की होती है कि मजबूरी में बच्चे काम करने लगते हैं, पर सरकार ने इस बात के पर्याप्त प्रावधान कानूनों में भी कर दिए हैं कि श्रम कानून में भी इस बात के संशोधन किए कि बाल श्रमिक ना हो जी। और कठोर कदम उठा रही है सरकार भी। तो मुझे लगता है कि इस पर आज की तारीख में अगर देखा जाए तो बहुत प्रमुखता से रोक लगी हुई है। मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और केवल सरकार ने बाल श्रमिकों पर काम करने के लिए रोक लगाई, इतना भर नहीं है जी। सरकारों ने वो स्कूल जा सके इसके लिए भी लगातार प्रयास किए जाते हैं। टीचर समय समय पे जाकर के सेशन शुरू होने से पहले सर्वे करते हैं, आप सब भी जानते हो इस प्रकार की चीजों को, और उनको स्कूल में दाखिला दिलाने का प्रयास किया जाता है। कई सामाजिक संस्थाएं भी बहुत अच्छा काम कर रही है, वो भी स्कूल से इनको जोड़ते हैं। तो कुल मिलाकर के बच्चों को बाल श्रमिक ना बनने देना और शिक्षा से जोड़ना, ये दोनों स्तर पे काम बहुत अच्छे से हो रहा है। और मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि आज बाल श्रमिकों की तस्वीर नहीं के बराबर आती है। यदा कदा कभी एक आध आ जाए अलग बात है, बाकी अब हमें इस प्रकार के दृश्य कहीं नजर नहीं आते हैं कि बच्चे मजदूरी कर रहे हों। बिल्कुल। नगर निगम भोपाल की बात की जाए तो नगर निगम भोपाल क्या भागीदारी निभा रहा है बाल श्रमिकों को रोकने के लिए, या फिर इसमें बढ़ावा ना आए इसके लिए? जी, लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन जैसा कि उन्होंने उनके जो विचार हैं हम तक पहुंचा दिए हैं। और आखिर क्यों हमें बाल श्रम को रोकना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं किसी भी देश का भविष्य होते हैं। ऐसे में अगर इनका ही पूर्ण सर्वांगीण विकास ना हो पाए तो ऐसे में हमारी जो जनसंख्या है इसको हम, भारत को वैसे भी नंबर 1 हम ले जाना चाहते हैं, लेकिन विश्व गुरु बनने के लिए शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सर्वांगीण विकास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में हम जितने भी लोग हैं हम सभी को एकजुट होकर आगे आना होगा और अपनी भागीदारी निभानी होगी। इसी के साथ उइके जी, अगला सवाल मेरा आपसे यही है कि बाल श्रमिकों की हम बात कर रहे हैं, ऐसे में जो प्रवासी श्रमिक रहते हैं, अगर वो मध्य प्रदेश से बाहर गए हैं या फिर मध्य प्रदेश वापस आए हैं, अगर कोई ऐसा है बच्चा जो कि यहाँ का है ही नहीं मध्य प्रदेश का, तो उसके लिए भी आयोग कार्य करता है? मध्य प्रदेश का
कहीं और जाके कार्य कर रहा है, या फिर उत्तर प्रदेश का अगर हम फॉर एग्जांपल जो श्रमिक है मध्य प्रदेश में आके कार्य कर रहा है और उसे कोई परेशानी जा रही है, तो क्या वो आपके आयोग से संपर्क कर सकता है? हाँ, कर सकता है। जी। और आयोग उसके लिए पूर्ण रूप से सहयोग करेगा। जी, आप जुड़े हुए हैं प्रवासी मज़दूरों से, श्रमिकों से, ऐसे में बच्चे भी रहते हैं। जब आप रूबरू होते हैं, क्या-क्या समस्याएं जाती हैं उन्हें, क्या पता लगा आपको? हम जब प्रवास पर जाते हैं और प्रवासी श्रमिकों से हम मिलते हैं, तो प्रवासी श्रमिकों की बहुत सारी समस्याएं आती हैं, हमें देखने में मिलता है। हमने 2-3 स्थान पर संपर्क भी किया है ऐसे श्रमिकों से जो बाहर से मध्य प्रदेश के बाहर से लौटकर आए हैं और उन्हें जो कठिनाइयां वहां पर हुई हैं और उन्होंने हमसे जो बयां की हैं, उनसे हमें ऐसा लगा कि यहाँ का जो श्रमिक जाता है वहाँ पर कई प्रकार की कठिनाइयाँ उनको का सामना करना पड़ता है। जैसे हमने गुजरात के राजकोट से कुछ मजदूर आए थे और वे उनको मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा था। हमारे आयोग के माध्यम से हमने उनसे संपर्क किया और संपर्क करने के पश्चात उनको वापस बुलाया, जो कि होशंगाबाद जिले के केसला ब्लॉक के थे। इसी तरह हरदा जिले के बांसपानी ग्राम के थे, जो महाराष्ट्र लातूर जिला गए थे। उनको मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा था, उनको भोजन नहीं दिया जा रहा था, उनको शारीरिक प्रताड़ना की जा रही थी। तो इस पर आयोग ने कार्रवाई करके उनको वापस बुलाया है। हालांकि वो पंजीकृत नहीं थे, इस वजह से श्रम विभाग का उनको पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल पाया, परंतु उनको हम सुरक्षित यहाँ ले आए। हमारे लिए वो भी बहुत काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। जी बिल्कुल, इसी के साथ विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हम सब मना रहे हैं और नमस्कार एमपी से आप भी जुड़ सकते हैं। अगर आपने इस क्षेत्र में कोई कार्य किया है उसके लिए भी आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि हम सभी मोटिवेट होंगे और लोगों तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए। और एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े ही हुए हैं, तो कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 0755 266 0049। हमारा टोल फ्री नंबर है, आप चाहें तो उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। तो जो भी प्रश्न है आपके, सीधे आप हमें फ़ोन कॉल करें। इसी के साथ हम जान लेते हैं कि आखिर प्रोसीजर क्या रहता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई बाल श्रमिक दिखता है दीक्षित जी, और मैं उसकी शिकायत करना चाहती हूँ, तो मुझे कहाँ संपर्क करना पड़ेगा? सबसे पहला प्रोसीजर तो मैं ये जानना चाहूँगी। उसके बाद जब आपके पास शिकायत पहुँच जाती है तो क्या उस पर कार्यवाही की जाती है? देखिए, शिकायत बाल श्रमिक की कोई भी कर सकता है। कोई भी सिटीजन, कोई भी नागरिक अगर यदि उससे कोई चाइल्ड लेबर दिखता है तो उससे बात करे। जी। अभी उसको ऑनलाइन भी शिकायत की व्यवस्था की गई है, ऑफलाइन भी शिकायत कर सकता है। अगर ऑफलाइन शिकायत करना है तो उसको जिला टास्क फोर्स में जा सकता है, CWC के सामने जा सकता है, लेबर डिपार्टमेंट के हमारे जो अधिकारी हैं, ऑफिस है हमारे हर जिले में, वहाँ शिकायत कर सकता है जी। इसके साथ पुलिस में जाकर शिकायत कर सकता है, और जो NGO इस फील्ड में काम कर रहे हैं वहाँ भी शिकायत कर सकता है। इसके साथ साथ NCPCR जो संस्था है, उनके द्वारा एक पेंसिल पोर्टल बनाया गया है। पेंसिल पोर्टल पे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्वयं वर्कर हो या कोई आम नागरिक हो, यदि उसे कहीं कोई चाइल्ड लेबर दिखता है तो उसके विषय में डिटेल पता करके, पेंसिल पोर्टल पब्लिक डोमेन पे है, कोई उसको ओपन करके पूरा डिटेल उसका पेंसिल पोर्टल पे यदि डाल देता है तो हमारे जो अधिकारी हैं समय समय पर पेंसिल पोर्टल पे जाते हैं और जो भी शिकायतें पेंसिल पोर्टल पे दर्ज है और जहाँ की भी शिकायतें हों तत्काल उस पर कार्रवाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि भोपाल में किसी आम नागरिक ने किसी संस्था के विरुद्ध शिकायत किया है कि बाल श्रम काम कर रहे हैं, तो शिकायत मिलते ही हमारे जो अधिकारी हैं सबसे पहले
CWC से संपर्क कर सकते हैं। CWC का मतलब होता है चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी। जी। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, ढेर सारे इनके मेंबर हैं, महिला बाल विकास द्वारा संचालित होता है। इसके अलावा कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स बना है। टास्क फोर्स का उद्देश्य है कि जो भी बच्चे चाइल्ड लेबर के रूप में काम कर रहे हैं उनका पुनर्वास रेस्क्यू के बाद कैसे कराया जाए, ये काम टास्क फोर्स का है। और हमारे जो अधिकारी हैं उनका समन्वय का काम है, टास्क फोर्स से भी समन्वय करना, CWC से भी समन्वय करना। जैसे ही चाइल्ड लेबर की शिकायत प्राप्त होती है तो उनका उद्देश्य, उनकी ड्यूटी है कि CWC को बताएं, जिला टास्क फोर्स को बताते हैं, साथ में जो NGO हैं उनकी जानकारी में लाते हैं और एक टीम का गठन होता है और टीम वहाँ जाती है जहाँ भी चाइल्ड लेबर है, टीम जाके उस चाइल्ड लेबर को रेस्क्यू करती है। रेस्क्यू के समय 2-3 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर चाइल्ड लेबर से कोई बात हम करते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो बात हम उस मालिक या नियोजक के सामने नहीं करें। सामने यदि बात करेंगे तो बच्चा प्रेशर में रहता है, असलियत नहीं बता पाता है। तो जब भी चाइल्ड लेबर से बात करें उसकी जानकारी हम लेते हैं, कोशिश करते हैं कि नियोजक से दूर ले जाएं या जो दुकानदार हो या जो भी संस्था उससे दूर ले जाएं, उसके डिटेल में उसकी जानकारी लें। और जानकारी चूँकि पूरी सुसंगत लें, बच्चे का नाम, बच्चे का माँ बाप का नाम, अगर वहाँ पे उसका उम्र की जानकारी मिले तो उम्र की जानकारी ले। इसीलिए पूरी जानकारी लेनी जरूरी है कि जब हम कोई कानूनी कार्रवाई करते हैं तो वो नियोजक या जो संस्था है वो बच नहीं पाए, उसके खिलाफ 100% कार्रवाई हो। और जैसे हम चाइल्ड लेबर को रेस्क्यू करते हैं तो ये टीम का ये सबसे पहला काम है कि उस बच्चों को ले जाके CWC के सामने ले जाए। CWC यह निर्णय लेती है कि बच्चे, अगर बच्चा के माँ बाप हैं तो माँ बाप को सुपुर्द करें या माँ बाप नहीं है तो पुनर्वास की व्यवस्था करें। ये CWC का काम है। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई, हम बाल श्रम की आज बात कर रहे हैं। ऐसे में शिकायत कैसे करनी है, क्या कुछ उस पर कार्यवाही की जाती है, इसके बारे में हमने जान लिया है। लेकिन उइके जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जो कि प्रवासी बाल श्रमिक होते हैं, साथ ही साथ जो प्रवासी श्रमिक भी होते हैं, अगर हम वयस्कों की भी बात करें तो ऐसे में अगर उन्हें शिकायत करनी है, उनके साथ उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है या फिर कोई भी समस्या जा रही है, तो आखिर वो कहाँ शिकायत करेगा, क्या प्रोसीजर रहता है? सबसे पहले तो मैं हमारे मध्य प्रदेश के श्रमिक हितैषी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मध्य प्रदेश में प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन करके श्रमिकों के लिए अपनी संवेदना और उनके कल्याण के लिए कृत संकल्पित हैं। अब मैं आपके लिए जो श्रमिकों के लिए जो आपने बात रखी है कि क्या बोला था आपने, पुनः जी, शिकायत, अगर किसी को कोई समस्या जा रही है तो शिकायत कहाँ करें? हाँ, ठीक। अगर कोई भी प्रवासी श्रमिक हमारा परेशान है तो हमारी जो फ़ोन नंबर है जी 075543280602 पर वो हमको कॉल कर सकता है और कॉल जैसे ही आएगा हमारा आयोग संज्ञान में लेकर के और उन पर कार्रवाई करेगा। जी, तो शिकायत का जो नंबर है वो बता दिया गया है। अगर आप नोट नहीं कर पाए हैं तो मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, 0755-432-8602 यानी 432-8602। इसके साथ ही आपको STD कोड लगाना है भोपाल का, वो है 0755। ये नंबर आप ज़रूर नोट कर लें। अगर आपको दिखता है कि कोई ऐसा श्रमिक है जिसे कोई परेशानी जा रही है और वो उसकी जो समस्या है उसका शिकायत करना चाह रहा है, तो ऐसे में आप उसे भी बता सकते हैं इस नंबर के बारे में, या फिर अगर आपको कभी कोई परेशानी जाती है तो आप भी इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही ये तो हो गया नंबर हेल्पलाइन का। इसके अलावा अगर पंजीयन की बात की जाए तो कुछ ऐसा है कि जो श्रमिक है अपना पंजीयन करवा सकते हैं, क्या इसकी कोई व्यवस्था की गई है? हाँ, हमारी एक बैठक आयोग की अप्रैल 14 को हुई थी, जिसमें हमने संचालक पंचायत के माध्यम से उनको निर्देशित किया था कि जो हमारे मध्य प्रदेश के मजदूर काम की तलाश में अन्य प्रदेशों में जाते हैं तो उनका पंजीयन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इसके लिए
संचालक पंचायत के माध्यम से जिला कलेक्टर और सीओ को निर्देशित किया गया है कि वो सभी ग्राम पंचायतों में एक पंजी का संधारण करें और उसमें जो भी श्रमिक जी गांव से अन्य प्रदेश के लिए काम पर जाता है तो उसकी संपूर्ण जानकारी संधारित की जाए और वहाँ सुरक्षित रहे और ये पता रहे कि हाँ इस गांव का मजदूर कहाँ पर मजदूरी के लिए जा रहा है, तो पूरी जानकारी पंचायत के अंदर सचिव के पास उपलब्ध रहेगी। जी बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि अगर आपको कोई भी समस्या है तो उसके लिए समाधान भी उपलब्ध है। आप बताइए, आपको कोई भी परेशानी जा रही है, अगर आप प्रवासी श्रमिक हैं, प्रवासी बाल श्रमिक हैं, तो ऐसे में अगर आपको कोई भी समस्या जा रही है तो आप संपर्क कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। नंबर है 0755-432-8602। तो ये बहुत सारी जानकारी जो महत्वपूर्ण है आज हमें दी है भागचंद्र उइके जी ने, जो कि अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग भोपाल में, और ये है कैबिनेट मंत्री, इनको स्तर प्राप्त है। तो आपने बहुत सारी जानकारी महत्वपूर्ण जो है हमें दी, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद, आभार जी। इसी के साथ दर्शकों नमस्कार एमपी में बच्चों से संबंधित जो कि बाल श्रमिक हैं उनसे संबंधित हम बात कर रहे हैं। कोई भी प्रश्न है उसको आप तैयार रखिएगा, हम ले रहे हैं ये छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आप सभी से इस ब्रेक के बाद। चर्चा खेती किसानी की, बातें फसलों और उनसे आमदनी की। लीजिए कृषि वैज्ञानिकों से सलाह, मौसम का सटीक अनुमान, रोजाना मंडी भाव की सही जानकारी, जानिए सरकारी योजनाओं का फायदा। खेती से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखिए आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन, रोजाना शाम 5:30 बजे दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका इस शो में जिसका नाम है युवा समय। तो आखिर क्या है युवा? कुछ लोग कहते हैं युवा हमारे देश का भविष्य है, कुछ लोग कहते हैं कि युवा हमारी तकनीकी चीज़ों में आगे है, और ऐसे कई सवालों का जवाब आज आपको शायद हमारे शो में मिल जाएगा। मुझे लगा शायद मैं भी कर सकती हूँ, तो मैंने पापा से नेक्स्ट टाइम पूछा कि पापा अगली बार ना मेरे को एथलेटिक्स में इतना वो नहीं है, मुझे बॉक्सिंग करना है थोड़ा। कोई एक्साइटमेंट, इंस्पिरेशन आया कि ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि एक बार ट्राई तो कर ही सकते हैं ऑब्वियसली। तो मैंने पापा को बोला कि पापा एक बार ट्राई करना है, तो पापा ने बोला बिल्कुल, मेरी तरफ से तो तेरे लिए हमेशा हाँ है, बस मतलब मेंटेन करना, बॉक्सिंग भी और पढ़ाई भी दोनों बराबर होनी चाहिए। मिट जाएंगे मर जाएंगे, काम कोई कर जाएंगे, मर के भी चैन ना मिले तो जाएंगे यारों कहाँ। दुख मेरा दूल्हा है, विरहा है दूल्हे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी, और आज हम बात कर रहे हैं विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये, क्योंकि जो बाल श्रमिक होते हैं ऐसे में अगर उनसे काम करवाया जा रहा है तो उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा, और ऐसे में कहीं ना कहीं हमें ही परेशानी जाएगी, उस बच्चे को तो परेशानी जाएगी ही, लेकिन साथ ही साथ हमारा भी फ्यूचर है वो भी कहीं ना कहीं खतरे में है। इसी के साथ नमस्कार एमपी में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं दिनेश यागिक जी से। ये हमारे साथ जुड़ गए हैं कार्यक्रम में। आप हास्य कवि हैं एवं साहित्यकार भी हैं। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका। इसी के साथ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे साथ कार्यक्रम में जो बाल श्रम है उससे संबंधित आपके प्रश्नों के जो उत्तर हैं उसे देने के लिए हमने इनवाइट किया है SS दीक्षित जी को, जो कि उप श्रम आयुक्त हैं मध्य प्रदेश शासन में। आपका भी एक बार पुनः स्वागत है कार्यक्रम में। तो बाल श्रम की हम बात कर ही रहे हैं, और ऐसे में जब हास्य कवि एवं साहित्यकार हमारे साथ हैं तो हम पीछे कैसे रह सकते हैं। आइए उनसे भी थोड़ी गुफ्तगू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे, किस तरह की कविताएं लिखना आपको पसंद है?
मैं हास्य व्यंग की रचनाएं लिखता हूँ, गीत लिखता हूँ, जी। और जो समसामयिक घटनाएं होती हैं उन पर हम लोग लिखते हैं। तो आज का जो हमारा विषय चल रहा है, इससे संबंधित कोई रचना है क्या आपके हाँ, पास? इस पर मैं आपको मुक्तक सुनाता हूँ। जी बिल्कुल। दीक्षित जी ने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी बाल श्रम निषेध दिवस के उपलक्ष्य में। जी। उन्होंने कानूनी पक्ष रखे, मैं भाव पक्ष रखता हूँ। एक मुक्तक देखिए जी। और बहुत जागरूकता है इस विषय पे, मुझे इस बात की खुशी है बाल श्रम के निषेध के मामले में। शासन की अच्छी पहल है, अच्छी योजनाएं हैं और बहुत जागरूकता है। एक मुक्तक देखिए आप। जी। बच्चे न करें श्रम वो पढ़ें ख्याल से, बच्चे न करें श्रम वो पढ़ें ख्याल से, सुंदर बना कानून ये सांचे में ढाल के, मजबूरी में मजदूर न बन जाए नो निहाल, न बन जाए नो निहाल, न बन जाए नो निहाल, वो भी सुनहरा कल लिखें भारत के भाल पे, वो भी सुनहरा कल लिखें भारत के भाल पे, वो भी सुनहरा कल लिखें भारत के भाल पे। और एक मुक्तक और इसी विषय पे मैं देता हूँ। देखिए, तपिस में बाल श्रम की झुलस जाए ना बच्चे, इस तपिस में बच्चे नहीं झुलसना चाहिए। जैसा कि सर ने बताया था कि 14 वर्ष से कम बच्चे भारी श्रम ना करें, मैंने अपने भाव प्रकट किए हैं कि तपिस में बाल श्रम की झुलस जाए ना बच्चे, करें ना भारी काम जो हैं उम्र में कच्चे, मजबूरी में मजदूर न बन जाएं कहीं वो, सरकार की मनसा है वो पढ़ कर बने अच्छे, सरकार की मनसा है वो पढ़ कर बने अच्छे। ये क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। और दर्शकों, आप सभी ने देखिए देख लिया कि कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, लेकिन कैसे अगर ऐसे गीत के माध्यम से उन्हें बता दिया जाता है, ऐसे में हम सभी जागरूक होते हैं और कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो उत्साह पैदा होता है, जोश उमंग से हम भर जाते हैं कि हमें भी हमारी जो सामाजिक भागीदारी है उसमें आगे आना है, और जो बाल श्रमिक है अगर हमें कहीं वो दिखाई देते हैं तो उसकी हम शिकायत कर सकते हैं, जिससे वो हम आगे का भविष्य है हमारे समाज का, तो उनका जो उनके साथ कभी भी कोई समस्या नहीं जाए, और वो जैसे खेलते कूदते हैं, जैसा हर किसी का बचपन रहता है वैसे ही उनका भी बचपन बीते। इसके साथ ही अगर बाल श्रमिक अगर किसी को दिखाई देता है तो दीक्षित जी आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि अगर कोई कार्य कर रहा है, आपने जो कि टर्म्स एंड कंडीशंस बता दी कि वो पढ़ने भी जाता है, उसको अच्छा खाना पान भी मिल रहा है, अपने परिवार के साथ वो रहता है, लेकिन अगर वो कहीं पे कार्य कर रहा है तो ऐसे में क्या वेतन उन्हें दिया जाता है? अगर कम वेतन मिल रहा है तो क्या वो बाल श्रमिक भी कोई शिकायत कर सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो बाल श्रमिक को काम करने से मना ही है एक्ट में। तो पहले मैंने बताया था कि 14 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी भी ऑक्यूपेशन में, चाहे वो हैजार्डस हो या नॉन हैजार्डस हो, काम नहीं कर सकता है। अपने माँ बाप के साथ स्कूल की छुट्टियों की स्थिति में वो जरूर काम कर सकता है, लेकिन माँ बाप के साथ घर में रह के। 14 साल से ज़्यादा उम्र के जो बच्चे हैं, जिसको हम किशोर कहते हैं नए एक्ट के हिसाब से, जो 14 से 18 उम्र के साल के बच्चे हैं, उन्हें भी हैजार्डस उद्योग से काम करने से टोटली प्रतिबंधित है। हैजार्डस उद्योग में वो भी काम नहीं कर सकते। हाँ, जो नॉन हैजार्डस संस्थान है वहाँ जरूर काम कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए रेगुलेशन है, काम करने का समय तय है। उन्हें सबसे पहले यदि किसी संस्थान ने किसी कुमार वर्कर को अपने यहाँ इंगेज किया है, काम पे रखा है, तो उसको सबसे पहले नियरेस्ट जो हमारे श्रम अधिकारी हैं उनको सूचना देनी होती है कि हमारे पास 14 साल से ज़्यादा एज का एक बच्चा काम कर रहा है, उसका डिटेल बताना पड़ता है जी। तो एक तो काम वो कर ही नहीं सकता, ये स्पष्ट है। 14 साल से ज़्यादा एज का यदि कोई बच्चा किसी नॉन हैजार्डस उद्योग में ऑक्यूपेशन में काम कर रहा है तो वहाँ उसे टू सम एक्सटेंट इजाज़त है, कुछ कंडीशन के साथ, जैसा मैंने अभी आपको बताया है जो कंडीशन है। काम के घंटे 5 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जी। उसको बाकायदे श्रम विभाग को, कलेक्टर को सूचना देनी पड़ेगी कि हमारे यहाँ काम कर रहा है बच्चा, उसका डिटेल बताना पड़ेगा। इसके अलावे न्यूनतम वेतन की जहाँ तक बात करी, वो कोई भी व्यक्ति हो, वो ना
केवल 14 साल से ज़्यादा एज का। अगर कहीं किसी ने गलती से 14 साल से कम एज के बच्चों से भी काम करा रहा है तो न्यूनतम वेतन वहाँ भी लागू है। जो एडल्ट के लिए न्यूनतम वेतन है वो उनके लिए लागू है। 8 घंटे के लिए जो एडल्ट के लिए न्यूनतम वेतन आज की तारीख में तय है वो सबके लिए लागू है जी। तो यदि किसी कुमार श्रमिक को या बाल श्रमिक कहीं भी काम करते पाया जाता है तो मैंने पहले ही बताया था जी। कि हम अगर चाइल्ड लेबर है 14 साल से कम एज का है तो एक्ट में सेक्शन 3 का एक प्रोविजन है। सेक्शन 3 में हम उस नियोजक के खिलाफ केस लगाते हैं। आपको आश्चर्य होगा, पहले उसमें मात्र 10,000 रुपये तक फाइन के प्रोविजन थे जी। अभी नया जो संशोधन हुआ है मिनिमम 6 महीना सजा की उसमें व्यवस्था है बिल्कुल। और मैक्सिमम 50,000 रुपया तक फाइन हो सकता है जी। अगर किसी हैजार्डस उद्योग में 14 साल से ज़्यादा उम्र का कोई बच्चा काम कर रहा है वहाँ भी सेम फाइन के प्रोविजन है। जी। मिनिमम 6 माह मैक्सिमम 2 साल तक जी। प्लस 50,000 रुपया जुर्माना। 2 चीज़ और मैं आपको जोड़ना चाहूँगा, यदि कोई चाइल्ड लेबर कहीं काम कर रहा है या कुमार श्रमिक काम कर रहा है तो पकड़ में आता है तो हम कानूनी कार्रवाई तो करेंगे ही। जी। ये भी व्यवस्था है एक्ट में कि सभी जिलों में एक बाल श्रम पुनर्वास निधि की स्थापना की जाएगी जी। और आपको ये खुशी होगी मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जो 52 जिले मध्य प्रदेश हैं सब जगह ये पुनर्वास निधि की स्थापना हो गई है जी। यदि कोई चाइल्ड लेबर कहीं काम करते या कुमार श्रमिक काम करते पाया जाता है तो जो भी हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं अगर उसको पेनाल्टी होती है तो वो रकम जमा उसी निधि में होता है। साथ में एक पुराना डिसीजन है 1986 का जी। तमिलनाडु बनाम सुप्रीम कोर्ट, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट निर्देश दिया था कि यदि कहीं चाइल्ड लेबर कहीं काम करते पाया जाता है तो सबसे पहले 20,000 रुपया उस नियोजक से या उस संस्थान से वसूल करके और चाइल्ड लेबर के पुनर्वास में उसको देना चाहिए जी। और हमारे यहाँ हम लोग कोशिश विभाग कर रहा है, हम ना केवल अभियोजन की कार्रवाई कर रहे हैं, हम अगर कहीं चाइल्ड लेबर या कुमार श्रमिक मिलता है तो हम बाकायदे उसके खिलाफ 20,000 का नोटिस जारी करते हैं जी। अगर नियोजक नहीं देता है तो हम आरआरसी की कार्रवाई करते हैं जो वसूली की व्यवस्था है जी हाँ। आपने भी न्यूनतम वेतन की बात करी जी। अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एसओपी है उस एसओपी में बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि यदि किसी चाइल्ड लेबर को या कुमार श्रमिक को न्यूनतम वेतन से कम वेतन दिया जा रहा है तो जब हम बच्चे को सीडब्ल्यूसी के सामने पुटअप करते हैं, जैसे हमने रेस्क्यू किया, रेस्क्यू के बाद उसको सीडब्ल्यूसी के सामने ले जाते हैं जी। उसी समय हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम जो लेस पेमेंट हो रहा है अंतर की राशि, फॉर एग्जांपल आज की तारीख में 400 से ज़्यादा पर डे है, अगर किसी बच्चे को 200 मिल रहा है पर डे तो 200 रुपये का जो अंतर की राशि है ये सीडब्ल्यूसी के सामने ही नियोजक से जमा कराया जाना चाहिए जी हाँ। और कई प्रकरणों में जमा कराया गया है। पिछले साल मैंने इंदौर में देखा जी। तो ये बहुत ही अच्छी हाँ। बात है कि इस पे कार्यवाही की जाती है, साथ ही साथ जो राशि है वो भी जमा करवा दी जाती है बच्चे के खाते में। इसके साथ ही जैसा कि आपने देखा कि एसएस दीक्षित जी इस बात पे कितना जोर डाल रहे हैं कि बाल श्रम निषेध है, यानी आप बाल श्रम करवा ही नहीं सकते हैं। तो ये आज का कार्यक्रम जितने भी लोग देख रहे हैं इतनी बार ये चीज़ रिकॉल भी हो गई है और सोचिए कितना महत्वपूर्ण है ये, इतनी बार आपको बताया जा रहा है कि बाल जो बच्चे रहते हैं उनसे आप काम नहीं करवा सकते हैं, ये निषेध है। तो कहीं भी आपको लगता है कि ऐसे में करवाया जा सकता है या दूसरी परिस्थिति में करवाया जाता है तो नहीं करवाया जा सकता है। इसके साथ ही हमारे साथ हास्य कवि और साहित्यकार भी जुड़े हुए हैं दिनेश याज्ञिक जी। तो आपकी जो रचनाएं हैं उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, अब आगे क्या हमारे दर्शकों को आप सुनाने जा रहे हैं? मैं एक बहुत जो मानसिकता है समाज में जी। कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग उन्हें पीछे की ओर धकेलते हैं जी। तो ऐसे में क्या होता है ये तो हम आपसे जानेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ फ़ोन कॉल पे जुड़ गए हैं गोकुल सोनी जी। पहले हम उनका फ़ोन कॉल ले लेते हैं फिर हम आपके पास वापस आते हैं। गोकुल सोनी जी नमस्कार, एमपी में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार जी। तो आज हम मना रहे हैं विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जी। तो आपके हम इस पे विचार जानना चाहते हैं क्योंकि हम सभी को पता चल गया है कि ये निषेध है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कार्य करवाते हैं बच्चों से, तो हम आपके विचार जानना चाहेंगे।
जी, पहले तो आपके लिए, दूरदर्शन केंद्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि एक ये जो जीवन से जुड़ा हुआ ज्वलंत विषय है, इस पे आपने परिचर्चा आयोजित की। मेरा मानना है कि लेमार्क ने और डार्विन ने भी ऐसा कहा है कि संघर्ष ही जीवन का मूल है, और जो अपने आप को टेस्ट बनाते हैं वही सर्वाइव कर पाते हैं। बाल श्रम नहीं होना चाहिए और बाल मजदूरी नहीं होना चाहिए। शायद हम इसको कहीं अतिरेक में ले गए हैं। हमने मजदूरी के नाम पर श्रम करवाना भी बंद करवा दिया। पुराने जमाने में छुट्टियां दी जाती थी 2 महीने की, वो इसलिए दी जाती थी कि बच्चे स्कूल से छुट्टी पाकर खेती के कामों में हाथ बटाएं और खेती की कला को सीखें, साथ में वो जीविकोपार्जन की कला को सीखें। और कई युद्धरत क्षेत्र हैं, उनमें भी बच्चों को बचपन से संघर्ष, युद्ध की, लड़ाई की और प्रेरणा दी जाती थी ताकि वो अपने जीवन की रक्षा कर सकें। हमने उनसे श्रम नहीं करवाना ऐसा कह के हम शायद कुछ अतिरेक में चले गए और उनको जीवन की जो मूलभूत उनके अंदर संघर्ष की क्षमता पैदा करना थी, हमने उससे उनको वंचित कर दिया। हम जरा सा कोई बच्चा श्रम करता है तो हम कहते नहीं भाई, बच्चों से श्रम नहीं करवाना है। आप देखते थे कई जगह ऐसी परिस्थिति भी होती है कि बच्चा केवल आधार है, बूढ़े माता पिता है। अब मान लीजिए उनका जीविकोपार्जन नहीं हो पा रहा है तो पता चला वो कहीं छोटा मोटा काम करने लगता है, तो क्या हम उसको बाल श्रम निषेध के अंतर्गत उसको बंद कर देंगे? कई बार परिस्थिति जन ऐसी होती है कि हमें उनको जीवन की मूलभूत संघर्ष की क्षमता में उनको मजबूत करना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए। हम कहीं लकीर की तरह पीटते ना रह जाएं कि बाल श्रम नहीं कराना है तो उनको शक्तिशाली ना बनाएं, उनको कलाएं ना सिखाएं या उनको श्रम न करने दें। निश्चित है वो अपनी आजीविका से जुड़े, पिता क्या करता है उस आजीविका से जुड़े, उसको सीखे, और निश्चित है खेती से जुड़े, मूलभूत चीजों से जुड़े। इसको हम बाल श्रम के नाम पर उन्हें वंचित अगर करेंगे तो भविष्य में निश्चित है हम अच्छे नागरिक प्राप्त नहीं करेंगे। जी बिल्कुल सोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और बहुत ही पतली अगर हम लकीर की बात करें तो बाल श्रम और जो आपने विचार बताए हैं उसमें है जो कि हम सभी को समझना पड़ेगा। ऐसे में एस.एस. दीक्षित जी का क्या कहना है वो भी हम जानेंगे, लेकिन हम सभी को इंतज़ार है जो दिनेश याज्ञिक जी हैं उनकी रचना का। तो आप हमें बता रहे थे और तो हम सुनना चाहेंगे आपसे। तो मैं बता रहा था कि मानसिकता जो कोई लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग पीछे खींचते हैं, तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होना चाहिए जी। तो उस मानसिकता को हास करने के लिए एक रचना मेरी है जी हाँ, वो सुनिए और आनंद लीजिए। हास्य व्यंग्य की रचना है जी जी। रचना इस तरह है कि सुना है हाथी को देखकर कुत्ते भौंकते हैं, सुना है हाथी को देखकर कुत्ते भौंकते हैं, कुछ दूर साथ भी दौड़ते हैं, पर जरा सोचो क्या ये मानसिकता ठीक है भाई? अरे कोई अपनी राय आ रहा है, अपनी राय जा रहा है, मद चल रहा है, इन्हें क्यों खल रहा है, चलते को टोकते हैं, फालतू भौंकते हैं। अरे कोई अपनी राय आ रहा है, अपनी राय जा रहा है, मद चल रहा है, इन्हें क्यों खल रहा है, चलते को टोकते हैं, फालतू भौंकते हैं। हमने एक कुत्ते को बुलाया और पूछा क्यों जी कुत्ते? अरे कोई अपनी राय आ रहा है, अपनी राय जा रहा है, मद चल रहा है, तुम्हें क्यों खल रहा है, चलते को टोकते हो, फालतू भौंकते हो? कुत्ता बोला श्रीमान आप कौन होते हैं जो हमें टोकते हैं? अरे हमारे आजे पराजे दादे परदादे सब भौंकते थे, बस इसीलिए हम भौंकते हैं, बस इसीलिए हम भौंकते हैं। और सुनिए श्रीमान जी, और सुनिए श्रीमान, हम हाथी को भौंकते हैं श्रीमान, हमारी बिल्ली से चलती है निश्चित विधान। यानी हमारे कुछ निश्चित नियम हैं, कुछ विधान है, कुछ निश्चित हैं बिंदु। हम आप इंसानों जैसे नहीं है, वहीं हाँ वहीं किंतु। हम कुत्ते सारी दुनिया में कुत्ते, आप इंसान कहीं हिंदू कहीं मुसलमान। इतने में दूसरा कुत्ता आया, पहले पे झल्लाया, बोला क्यों बे साले समाज से घात, अरे अपनों को छोड़कर एक इंसान से बात। दूसरा बोला अरे सुनिए श्रीमान, ये श्रीमान अपन कुत्ते हाथी को क्यों भौंकते हैं पूछ रहे हैं। पहला बोला अबे चल, इनके खुद के बाल बिखरे हैं, ये अपने ऊँच रहे हैं, इनके खुद के बाल बिखरे हैं, ये अपने ऊँच रहे हैं, इनके खुद के बाल बिखरे हैं, ये अपने ऊँच रहे हैं। ये रचना थी, बहुत धन्यवाद। क्या बात है। तो मानसिकता के बारे में बताया, इसी के साथ ही बाल श्रमिकों की भी हम बात कर रहे हैं। ऐसे में अगर हम दीक्षित जी आपसे जानना चाहेंगे, जो आपका विभाग है क्या कुछ प्रचार प्रसार के लिए कर रहा है? क्योंकि आप तो कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो जो कार्य है लोगों तक पहुँचे और लोग भी जागरूक हों, इसके लिए क्या किया जा रहा है?
अभी थोड़ा समय आपको जो अभी एक महोदय का एक क्वेश्चन आया था, उनका विचार था, उस पर 2 शब्द बताना चाहेंगे, फिर इस पे आऊँगा। देखिए, एक्ट में ये भी व्यवस्था है, आपने ध्यान नहीं दिया, कि कोई भी बाल श्रमिक अपने माँ बाप के साथ, अपने गार्जियन के साथ काम कर सकता है घर पे, बशर्ते कि उसको स्कूल समय से जाए, रात में काम न करना पड़े। तो जो आपने बात करी कि जो पहले के ज़माने में जो लोग सीखते थे, तो आप सबको मालूम है कि सबसे बड़ा गुरु और सबसे बड़ा शिक्षक किसी भी बच्चे के लिए उसके माँ बाप ही होते हैं। तो माँ बाप के साथ काम कर सकता है, बशर्ते कि उसके अधिकारों का हनन नहीं हो, इस पर ध्यान देना है। जी हाँ। अभी जहाँ तक अवेयरनेस की बात आपने बताई, पहली बार जब संशोधन हुआ एक्ट में, उसमें ये इस पे विचार हुआ कि केवल कानून के बल पे हम बाल श्रम जैसी बुराई को दूर नहीं कर सकते। इसमें समाज को आगे आना पड़ेगा, हमें लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, क्या बुराई है बाल श्रम उसके विषय में बतानी पड़ेगी। तो एक्ट में व्यवस्था की गई, पहली बार एक्ट में ऐसी व्यवस्था हुई है कि हम बराबर सभी जिलों पे, जिला मुख्यालय पे, घर घर जाके इसका प्रचार प्रसार करें, जो इसकी कुरीतियां हैं बाल श्रम का उसको बताएं कि इससे क्या देश पे, समाज पे इसका क्या विपरीत असर पड़ रहा है। और आपको मैं जानकारी दूं, मार्च में पूरे प्रदेश के 52 जिलों में हम लोगों ने कार्यशाला, सेमिनार का आयोजन किया था। हमने कुछ आपको उसका भी जानकारी भी दी थी पहले। और अभी भी आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है जी। पूरे प्रदेश में हम सेमिनार विभाग कर रहा है, कई जगह कार्यशाला भी हो रहा है, जैसे भोपाल में हम आज रेडिस होटल रेसिडेंसी में हो रहा है, जिसमें सारे एनजीओज और भी जो संगठन जो सोशल वर्कर हैं उसमें जुड़ रहे हैं। तो प्रदेश के सभी जिलों में, सभी ब्लॉक स्तर पे हम अभियान चला रहे हैं। अब हम उसका सोशल अवेयरनेस कर रहे हैं ताकि हम लोगों तक पहुंच पाएँ और ये बता पाएँ कि भाई चाइल्ड लेबर एक बहुत बड़ी समाज की ये बुराई है, इससे हमें निजात पाना है। और निजात पाने के लिए हम सभी को, समाज के सभी को आगे आना पड़ेगा। केवल कानून के बल पे या कानूनी कार्रवाई करके हम इस प्रथा को खत्म नहीं कर सकते हैं। तो हम सबसे ही आग्रह करेंगे आप सब इसमें जुड़े और इस बुराई को हम खत्म करें। जी, और हमारे साथ जो फ़ोन कॉल पे है वो जुड़ गई हैं प्रणया बहल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाल श्रम नमस्ते जी, बिल्कुल हम आपसे जानना चाहेंगे कि बाल श्रम निषेध दिवस हम मना रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, बाल श्रम के ऊपर काफी काम तो हो रहा है, समाज में लोग काम कर रहे हैं, सरकार भी अपना अपना काम कर रही है, पर ये देखा गया है कि उसमें कोई ऐसा प्रभावी तरीका होना चाहिए बाल श्रम को रोकने के लिए। तो उसके ऊपर ऐसा लगता है कि जो कार्य है वो होना बहुत जरूरी है। जी। और ये जो कार्य है, ये कार्य मतलब सरकार अपनी तरफ से तो अवेयरनेस का काम तो कर ही रही है, एनजीओ भी काम कर रहे हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से वो भी अपना अपना काम कर रही हैं। लेकिन इसके अंदर इसमें ये जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से प्रभावी तरीके से उसको बाल श्रम को रोका जा सके। ये एकदम हालांकि ये ऐसी चीज नहीं है जिसको एकदम रोका जाएगा, तो काफी वर्षों से इसके ऊपर कार्य किया जा रहा है, सब लोग काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर काम करके कभी कभी देखा जाता है कि बच्चे काम कर रहे हैं, उनको दूसरी जगह पे स्कूल के लिए डाइवर्ट भी किया जाता है, लेकिन वो थोड़े दिनों के बाद, थोड़े समय के बाद वापस वही काम करने लगते हैं। और यही जो चीज है ये लोगों के ऊपर भी निर्भर करती है, जो लोग उनको जो एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो उसके ऊपर ऐसा क्या काम किया जा सकता है, उस पर समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। तो इसके साथ ही आपसे जैसे लोग जुड़ना चाहते हैं, इसमें भागीदारी निभाना चाहते हैं, तो दीक्षित जी कैसे लोग आपसे जुड़ सकते हैं? क्या वो आपसे जुड़ सकते हैं या फिर कुछ एनजीओज़ हैं उनसे उन्हें जुड़ना पड़ेगा? क्या किया जा सकता है? देखिए, अभी मैंने पहले भी बताया था कि बाल श्रम के क्षेत्र में बहुत सारे एनजीओ बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। आप बचपन बचाओ का आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, और ये गर्व की बात है कि बचपन बचाओ के जो संस्थापक हैं उनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। ये शायद हिंद दुनिया का पहला ऐसा उदाहरण है।
जी। कि चाइल्ड लेबर के क्षेत्र में काम करने वाले किसी संस्था के मुखिया को नोबेल प्राइज मिला हो। तो बचपन बचाओ है, जन साहस है, IJM है, चाइल्ड लाइन है, बहुत सारी संस्थाएं इस फील्ड में काम कर रही हैं। और एक चीज़ मैं जरूर इस पे बोलूँगा कि हम जो कुछ भी करते हैं इसका प्रचार प्रसार इसलिए ज़रूरी है, पेपरों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, ताकि हम लोगों तक पहुँच पाएँ, हम इस ये जो बुराई है इस तक पहुँच पाएँ। इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा, जो हम लोग कानूनी कार्रवाई करते हैं, जी। हमारी कोशिश रहती है कि जो भी हम कानूनी कार्रवाई करते हैं, किसी के खिलाफ हम फाइन कराते हैं, तो उसका भी हम प्रचार प्रसार करें, जी। ताकि भय भी जरूरी है, लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि यदि हम चाइल्ड लेबर रखते हैं तो हमें 2 साल तक की सजा हो सकती है, जी, हमें आप फाइन इसका हो सकता प्रचार है। प्रसार कर भी रहे हैं, कर रहे हैं प्रचार बिल्कुल, और प्रसार। लोग भी आपसे जुड़ रहे हैं। इसी के साथ हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं अभिषेक शर्मा जी, उनके भी हम विचार जानते हैं विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पे। हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम में। जी जी जी, नमस्ते अभिषेक शर्मा जी, आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, क्योंकि बच्चों से कार्य करवाया जाता है, बाल श्रम करवाया जाता है, आपके क्या विचार हैं? सर जैसे कि सर हमें यदि कहीं मिले तो हम लोग उसमें कुछ कर सकते हैं क्या? जैसे कहीं दुकान पे हमको यदि कोई मिलता है तो उसमें हम कुछ कर सकते हैं क्या? जी, कोई हमें चाइल्ड केयर वगैरह मिले तो? जी, ये जागरूक हैं और ये आपसे यही प्रश्न पूछ रहे हैं, ये क्या कर सकते हैं? देखिए, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। जैसे भी आपने बताया कि कोई चाइल्ड लेबर यदि आपको कहीं मिलता है और आप अपना नाम भी नहीं बताना चाहते हैं, तो एक पेंसिल पोर्टल है, आप गूगल पे जाइएगा, पेंसिल पोर्टल टाइप करिए, उस पे जाके आप शिकायत कॉलम पे जाइएगा, उसको सबमिट करिएगा, पूरा फॉर्म खुल जाएगा। उस पे पूरा डिटेल में आप उस चाइल्ड लेबर की जानकारी आप उसको भर दें, वो जानकारी अपने आप विभाग के पास आ जाएगी। आप यदि ऑफलाइन शिकायत करना चाहते हैं, उस बच्चे की जानकारी नहीं भी है, तो उस संस्थान का नाम वो आप ऑफिस में जाके कंसर्निंग ऑफिस में किसी NGO को, चाइल्ड लाइन को कहीं भी बता सकते हैं। एक और जानकारी जो 1098 पे, उस पर सीधे फ़ोन भी कर सकते हैं आप। आपने चाइल्ड लेबर देखा, कहीं जाके 1098 पे फ़ोन करिए, चाइल्ड लाइन का नंबर है, निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। और हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम जैसे आपकी शिकायत हो तत्काल विभाग उस पर कार्रवाई करे। बिल्कुल, समय की हमारे पास कमी है तो हम आना चाहते हैं दिनेश जी के पास। जल्दी से आप हमें क्या सुना सकते हैं? मैं समय की बातता को देखते एक मुक्तक सुनाता हूँ आपको। जी। और देश की अब्रल परंपराओं से लेके एक मुक्तक आया हूँ, सुनिए। यहाँ संग्राम दानव देव में चलता ही रहता है, सनातन वेद कहते हैं, धवल इतिहास कहता है, हमारी नेह की बंसी को जो नाजुक समझ बैठे, तो फिर ना कंस रहता है ना उसका वंश रहता क्या है, बात है। तो फिर ना कंस रहता है ना उसका वंश रहता है। बहुत खूब, बहुत खूब। देखिए, हम आपका साथ ही साथ नमस्कार MP में आपको बहुत सारी सूचना मिल रही है, जानकारी मिल रही है, इसके साथ साथ एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, जहां से आपको कुछ ना कुछ जानकारी तो मिल ही रही है। इसी के साथ हमारे साथ सुनील दुबे जी जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। बाल श्रम निषेध दिवस पे आज हम बात कर रहे हैं, तो आइए आखिर क्या है उनके विचार, वो भी हम जानते हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका सुनील दुबे जी। हाँ नमस्कार, मैं वृक्ष मित्र सुनील दुबे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण योद्धा हूँ और मेरा एक ही प्रश्न है कि बाल श्रम के ऊपर बहुत काम हुआ, बाल श्रम रुकवाने के लिए बहुत प्रयास किए गए। सत्यार्थी जी बहुत सारे बाल श्रमिकों को छुड़वाते रहे, अभी भी छुड़वाते हैं। और इसके ऊपर जो है, जब हम देखते हैं कि सड़कों के ऊपर सड़कें बन रही हैं जहाँ पर, वहाँ पर श्रमिकों के साथ में जो बच्चे रहते हैं, ठेकेदार उनसे जो है काम करवाते हैं, वे गाड़ियां रिलीज करते हैं, यहाँ से वहाँ तक सामान लेके जाते हैं। तो इसके ऊपर मेन रोडों के ऊपर ये काम हो रहे हैं, पुलिस भी देख रहा है, प्रशासन भी देख रहा है, इसके ऊपर बंदिश लगनी चाहिए कम से कम। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और विभाग भी इसके लिए कार्यरत है। जी, मैं आपको जानकारी दे दूं, अभी 12 जून से 20 जून तक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें चाहे सड़क पे या कहीं भी ईंट भट्ठों में, रोड पे कहीं भी कोई वर्कर काम या बाल श्रम काम करते हुए पाया जाएगा। हम बाकायदे उसमें अभियान स्पेशल चला रहे हैं
जहाँ भी कोई बाल श्रम मिलेगा हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल। तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पे आज नमस्कार एमपी में हमने बातचीत की। हमने साथ ही जो हमारे साथ हास्य कवि एवं साहित्यकार जुड़े दिनेश याज्ञिक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं हमें सुनाई। इसके साथ ही एसएस दीक्षित जी जो कि उप श्रम आयुक्त मध्य प्रदेश शासन से हमारे साथ जुड़े और महत्वपूर्ण जानकारी हम सभी को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जी। इसी के साथ आपके अपने कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप ईशा राजे तिवारी को दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।